सर जैसे पुराने सेटअप में 60 बच्चों की संख्या में 60 दर्ज संख्या में 2 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक थे। हाँ। अब एक की कटौती कर दी गई है, 1 प्रधान पाठक 1 शिक्षक। तो ऐसे में सर मान लीजिए अगर कोई एक अगर बीमार पड़ता है या अवकाश में जाता है, तो ज़रूरत पड़ता है, वो नहीं आ पाता है, तो 1 शिक्षक बच्चों को कैसे सँभाल देखिए पाएँगे? शिक्षा हमारे की पास, गुणवत्ता कैसे देखिए आएगी मैं सर? स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे पास 139 शिक्षक जो बचे हुए हैं, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, 139 शिक्षक बचे हुए हैं, अभी अतिशेष में है। उन अतिशेष शिक्षकों की जहाँ जहाँ जरूरत होगी वो जिले से बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। और जिले से बाहर जो है अभी तक की स्थिति में कोई नहीं जा रहा है। तो और सर ऐसे में सर मेरा 139 सवाल शिक्षक ये था जहां सर। जहां जो पदस्थ हैं अभी उनको वहीं रखा गया है। और जैसे ही जो आगे की निर्देश मिलेगा और तब तक की व्यवस्था करने के लिए अगर ऐसा होता है तो वहां पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा व्यवस्था शिक्षक की सर कराई मेरा जाएगी। सवाल जो है शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के था कि अगर एक शिक्षक अगर बचता है किसी कारणवश स्कूल में, तो फिर बच्चों को कैसे सँभालेगा, पढ़ाई कैसे कराएगा या फिर मध्याह्न भोजन का संचालन, क्योंकि बच्चे स्वभाव से सर चंचल होते हैं, तो कैसे सर गुणवत्ता कैसे आएगी? देखिए प्राथमिक बहुत शिक्षा तो सारे, वो बोलता है जैसे बुनियादी शिक्षा, अगर प्राथमिक शिक्षा अगर बेहतर हो तो बच्चा जो है आगे जाकर के बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन अगर प्राथमिक शिक्षा अगर कमज़ोर होगा तो फिर बच्चा आगे जाकर के कुछ नहीं कर तो पाएगा। उसमें अगर आपको लगता है कि दो बच्चे प्राइमरी, दो टीचर, जी, अगर उसमें से एक छुट्टी पे जाता है, अगर वो छुट्टी पे जाता है, तो केस वाइज ये करके उसकी जगह पे जब तक वो छुट्टी पे है हम उसकी व्यवस्था करें। उसकी व्यवस्था करेंगे। और दूसरी चीज देखिए, देखिए क्या है कि अभी तक की स्थिति ये थी कि जो 214 हमारे एकल शिक्षक ही थे और 14 तो ऐसे थे कि जो है शिक्षक विहीन थे। तो वहां पर शिक्षा की उपलब्धता की सर गई है, तो जैसे जहां पर पढ़ाई नहीं हो रही थी तो उसको बैलेंस किया गया है। सर जैसे शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के भी एक और सवाल है सर। मान लीजिए अगर शिक्षक विहीन विद्यालय है या फिर जहाँ पे एकल शिक्षक है, तो वहाँ पर पदों की भर्ती नई भर्ती से करनी चाहिए थी या फिर अतिशेष करके? उचित क्या लगता है सर? अपन थोड़ा-सा युक्तियुक्तकरण नीति से हट के बात करते हैं हाँ, कि उचित क्या होता है सर? देखिए अभी जो है, नई भर्ती क्यों करेंगे? आपके पास में है, हाँ, अगर जिला बढ़ते हैं तो जो लोग हैं उसी से डिप्टी समय की जाती है। तहसील बढ़ती तो वैसे किया था, सचिव बढ़ते तो वैसे किया था। जो हमारे पास ऑलरेडी शिक्षक है, 20 बच्चों को पास पढ़ाए थे तो 20 बच्चों को तो पढ़ाएंगे और जो आते शिक्षक उसको वहाँ किया जाए। देखिए सर, और व्यवहारिक अभी तौर भी पर हमारे सर, पास 500 शिक्षक हाँ, अतिशेष हैं। सर व्यवहारिक तौर पर एक देखने को आता है, जैसे आप लोग भी विजिट करते हैं। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है उसका उद्देश्य है कि जो शालाओं का और शिक्षक लोगों का जो व्यक्तिगत है उसके संदर्भ में बुलाया है। तो उसके बारे में कुछ हम आपको बताना चाह रहे हैं। स्टेट लेवल का भी बताना चाह रहे हैं, जिला लेवल का भी बताना चाह रहे हैं। हमारी कल ही हमारी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। तो जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अपने स्टेट में लागू की गई है। तो एनईपी 2020 में विद्यालयों के समायोजन और शिक्षकों को समुचित व्यवस्था का उल्लेख है। इसी दृष्टि से एक ही परिसर की विद्यालयों का समायोजन किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में अधिक शिक्षक कार्यरत है उन विद्यालयों से कम शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन किए जाने के लिए सभी विद्यालयों में शामिल समानुपातिक शिक्षकों का व्यवस्था करना है। ये आपका एनईपी 2020 का है। तो अभी देखेंगे यार इसके फायदा क्या है। कोई भी अगर योजना लाते हैं तो का फायदा क्या है? बार बार फायदे है कि बार बार प्रवेश से विद्यार्थियों को मुक्ति मिलेगी, जिसमें ड्रॉप आउट रेट कभी आएगी। मतलब अगर बार बार हर स्टेज में उनको एडमिशन लेना पड़ता है, भले 10 रुपये देना पड़ा जो भी है, बार बार एडमिशन लेंगे तो फिर बोलेगा कौन हमेशा एडमिशन लेगा। भाई स्कूल में आप भी थे, एक बार एडमिशन ले लिया पहली कक्षा में 12वीं तक टेंशन नहीं, तो उससे मुक्ति मिलेगी। एक ही परिसर में विद्यालयों में प्रशासनिक कसावट आएगी, विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक शिक्षा हेतु विशेषज्ञ शिक्षक मिलेंगे, भविष्य बेहतर अधोसंरचना विकसित की जाएगी, शिक्षा के स्तर में एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा। ये उसके फायदे हैं। और भी सारे फायदे जो मेन हमने बताया। इन एडिशन ऑफ दैट क्या ये जो है क्या सिर्फ हमारे स्टेट में हो रहा है क्या? ऐसा नहीं। अपने भारत देश में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और भी राज्यों में एकत्रित हो रहा है। आवश्यकता क्यों है इसकी? जरूरत क्या है? एकल शिक्षकीय एवं शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है। उपलब्ध शिक्षकों का शालाओं में बेहतर समायोजन कर विद्यालयों में शिक्षकों के असंतुलन को ठीक करने के लिए भी उपयुक्तता है। छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक स्टूडेंट टीचर का रेशियो है
छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शालाओं में छात्र शिक्षक अनुपात 20 तथा पूर्व माध्यमिक शालाओं में छात्र शिक्षा अनुपात 18 है, जो राष्ट्रीय औसत क्रमशः 29 और 38 से बेहतर है। राष्ट्रीय औसत से बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात होने के बाद भी लगभग 6500 अपने पूरे राज्य में प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। प्रदेश की लगभग 250 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षकीय है। प्रदेश की लगभग 3500 पूर्व माध्यमिक शाला छात्र शिक्षक अनुपात 10 से कम है। तो उसमें एक भी ये सवाल उठता है कि क्या युक्तिकरण से विद्यालय बंद हो गया तथा शिक्षकों के पद समाप्त होंगे क्या, जो हमेशा डाउट पूछा जाता है। युक्तिकरण का मूल उद्देश्य एक ही परिसर की शालाओं का समायोजन है, साथ ही विद्यालयों शिक्षक के असमान वितरण का दूर करना है। विद्यालयों के किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जा रहा है। मतलब एक कैंपस में प्राइमरी के है, सेकेंडरी है, 2 प्राइमरी है, तो उसको समायोजन करेंगे। कहीं स्कूल नहीं बंद हो रहा है। अगर कोई स्कूल कोई शिक्षक बच्चा आके बोलता है कि साहब हमारा स्कूल बंद हो गया है या हमारा स्कूल क्यों बंद किया, उसी जगह पे हम जिस दिन बोलेंगे उसी 1 घंटा के अंदर स्कूल ओपन कर देंगे। किसी भी बच्चों को स्कूल का मेरा स्कूल बंद हो गया है इसलिए मुझे 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, ऐसा कहीं भी स्थिति नहीं। स्कूल कहीं बंद नहीं हो रहा है। बस एक ही कैंपस में 100 मीटर का कैंपस रहता है, ये स्कूल है, वो स्कूल है, वो स्कूल है, उसको प्रशासनिक कसावट लाने के लिए और एक करने के लिए एक ही बना रहे हैं। कहीं स्कूल हमारा बंद नहीं हो रहा है। अगर कोई बच्चा आके बोलता है या उसके माँ बोलते हैं कि हमारे बच्चे का स्कूल आपने क्यों बंद किया, अगर स्थिति आती है विदिन 1 घंटा हम स्कूल चालू करें, ऐसा कहीं नहीं। क्या शालाओं में युक्तिकरण में पीएम श्री विद्यालय, इग्नाइट एवं सीजेस को शामिल किया गया है क्या? नहीं किया। ये बोला जाता है कि युक्तिकरण में अतिशय शिक्षकों की गणना 2008 के सेटअप के अनुसार नहीं की गई है। ये मेरे पास शिक्षक संगठन वाले भी आए थे, उन्होंने भी राइज किया था। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009 से पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल 2010 से प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला हेतु लागू किया गया है। इसी अधिनियम में दर्ज संख्या के मान से प्रशासनिक एवं प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षकों की संख्या निर्धारित की गई, अतः 2008 के सेटअप प्रासंगिक नहीं रहा है। बिकॉज जो राइट टू एजुकेशन है 2010 में हमने चालू किया है, कोई भी रूल है पोस्ट फैक्टो लागू नहीं होता है। 2010 से पहले है उसको ये उसका प्रासंगिकता बची नहीं। 5 कक्षाओं को केवल 2 शिक्षक कैसे पढ़ाए, हमेशा ऐसा रहता है। प्राथमिक शालाओं में स्पेशली प्राथमिक शालाओं में औसतन 2 कमरे निर्मित है। अधिकांश स्कूल में मोर देन 200-300 स्कूल मैंने खुद विजिट किए। अभी जैसे स्कूल चालू हो जाएंगे तो मैं आप भी जानते हैं कि अधिकांश स्कूल में जाता हूँ। 2 कमरे निर्मित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सूची के अनुसार 60 तक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में 2 शिक्षक होने चाहिए तथा प्रत्येक शिक्षक हेतु एक अध्यापन कक्ष होना चाहिए। प्राइमरी में 2 कमरे हैं, 2 शिक्षक होंगे। इस तरह औसतन 2 कक्षा की प्राथमिक शालाओं में निर्मित है। विद्यार्थियों की अतिरिक्त संख्या के आधार पर अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था अधिनियम में दी गई। 60 से ज्यादा है, 170, 80, 90 होते तो उसको शिक्षक हम दे देंगे। 60 से कम दर्ज संख्या वाली 20,000 शालाएं व्यावहारिक रूप से क्या एकल शिक्षकीय हो जाएगी। 60 से कम दर्ज संख्या शालाओं में 2 सहायक शिक्षक इंक्लूडिंग प्रधान पाठक लिया गया है। जहाँ प्रधान पाठक कार्यरत नहीं है वहाँ 2 सहायक शिक्षक दे देंगे। बिकॉज प्रधान पाठक प्लस 2 सहायक शिक्षक इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज प्रधान पाठक भी तो एक टीचर है। टीचर से प्रधान पाठक बनता है, वो बैठ के क्या करेगा, वो पढ़ाएगा। प्रधान पाठक प्लस 1 शिक्षक ऐसा होगा, या प्रधान पाठक नहीं तो 2 शिक्षक हो जाए। विषय के बजाय कालखंड देखने पर 5000 व्याख्या तो अतिशय हो जाएंगे। एक ये सवाल है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विषय के आधार पर सेटअप स्वीकृत है। हाई स्कूल में सामान्यतः हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, कला विषय के पद स्वीकृत है। यहाँ पर प्रत्येक विषय के एक व्याख्याता के कार्यरत होने पर उन्हें अतिशय नहीं माना जाएगा। कालखंड के अनुसार अध्यापन केवल उन्हीं विद्यालयों गणना के लिए किया जा रहा है जहाँ एक विषय के 1 से ज्यादा व्याख्याता कार्यरत है। इसके अतिरिक्त उदाहरण स्वरूप यदि किसी हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कॉमर्स के कोई भी विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है तो उन्हें अतिशय माना जाएगा, ताकि जिन विद्यालयों में कॉमर्स के विद्यार्थी अध्ययनरत है वहाँ कॉमर्स का कोई भी व्याख्याता पदस्थ नहीं है, इसका उन्हें लाभ मिलेगा। जहाँ कोई टीचर उस स्टूडेंट ही नहीं पढ़ने वाले उस सब्जेक्ट के, वहाँ टीचर को रखेंगे करने का, और भविष्य में स्टूडेंट आते तो वहाँ व्यवस्था की जाएगी कोई। और एक सवाल आता है कि प्रदेश में 4000 विद्यालय बंद हो जाएंगे जिससे प्राइवेट विद्यालयों का बढ़ावा मिलेगा। कि अगर 4000 विद्यालय बंद तो प्राइवेट आएंगे। मैं मेरे जिले की बात बताता हूँ। इस साल में 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट हम लोगों ने 2-2% बढ़ाया, लेकिन हमारा जिले का जो रिजल्ट है 10वीं 12वीं का उसका कम लाने में हमारे जो स्कूल है उसमें 84-86% है। 10वीं 12वीं के 86-84%। उसमें
हमारा औसतन क्यों कम हो रहा है? बिकॉज प्राइवेट स्कूल का 3% हमारे से नीचे। 10वीं 12वीं के प्राइवेट स्कूल का निकालिए, 10वीं 12वीं का रिजल्ट, हमारे सरकारी स्कूल का निकालिए, तो हमारा उनसे 3% ज्यादा है। इसका मतलब एटलीस्ट मेरे जिले में मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में बढ़ावा मिलेगा ही नहीं। हाँ, हो सकता है प्राइवेट स्कूल में चकाचौंध होता है, ड्रेस पहन के जाता है, कोई भी एजुकेशन सिस्टम चार दीवार से नहीं बनती है। एजुकेशन अच्छा पढ़ाना, टीचर अगर अच्छा पढ़ाने वाला होगा तो पढ़ाई अच्छी बनती है। आप भी जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ पढ़े हैं? स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़े हैं। ऐसे बहुत सारे, महात्मा गांधी जी तो 10-10, 15-15 किलोमीटर जाकर पढ़ते थे। इसलिए कोई टाइल्स लगाया, लाइट बहुत अच्छा है, चमचमाता है, इसलिए एजुकेशन अच्छा होता है। हाँ, बेसिक नीड होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी से बच्चे पढ़ते हैं ऐसा नहीं। मैं भी अपना शासकीय स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं भी शासकीय स्कूल में पढ़ा हूँ, 12वीं तक मैंने 1 रुपया कभी गवर्नमेंट को नहीं दिया। उल्टा वही हमें खाना पीना खिलाते स्कूल में करते। इसलिए ऐसा प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है या गवर्नमेंट नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना किस प्रकार की जाएगी? अतिशय शिक्षकों की पदस्थापना काउंसलिंग के द्वारा की जाएगी, जो हमारी कंप्लीट हो गई। सही है जो साहब? हाँ, बिल्कुल हाँ, आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं। कतिपय संगठनों या व्यक्तियों द्वारा युक्तिकरण से हजारों की संख्या में स्कूलों के बंद होने की बात कही जा रही है। क्या हजारों की संख्या में विद्यालय बंद हो रहे हैं क्या? ये भी एक सवाल है। हजारों की संख्या में स्कूल बंद होने की बात भ्रामक और तथ्य ही नहीं। हमारे जिले में हमने एक भी स्कूल बंद नहीं किया। एक कैंपस में 2 स्कूल हुए तो उसको एक कैंपस में रहेगा। सिर्फ 166 स्कूल, जो प्रदेश की बात कर रहे हैं, का समायोजन हो रहा है। शेष 10,372 स्कूलों पूरी तरह से चालू रहेंगे। युक्तिकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य किसी की पढ़ाई रोकना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। युक्तिकरण शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास है। क्या युक्तिकरण की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी? ये भी एक सवाल आता है। युक्तिकरण का मकसद है कि हर बच्चे को अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसी कारण शिक्षकों की तैनाती सिर्फ संख्या के हिसाब से नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से किया जाना है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और शिक्षकों का युक्तिकरण यानी तर्कसंगत समायोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि जहां जरूरत ज्यादा है, वहां संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर ढंग से उपयोग सुनिश्चित हो। उन स्कूलों को जो कम छात्र के कारण समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे, उन्हें नजदीकी अच्छे स्कूल के साथ समायोजन किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल, संसाधन और पढ़ाई का समान अवसर उपलब्ध हो। इससे बच्चों को ज्यादा योग्य और विषय के हिसाब से विशेष शिक्षक मिलेंगे। स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, कंप्यूटर लैब, अपना साइंस के लैब सुविधा उपलब्ध होगी। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में अब तक पर्याप्त शिक्षक मिलेंगे। जिन स्कूलों में पहले गिनती के ही छात्र होते थे, वे अब पास के अच्छे स्कूल में जाकर बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस बदलाव से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। मेरा ये कहना है कि यार, जिनके लिए सब कर रहे हैं, प्रशासन, हम बैठे हैं, शासन है, उसके बाद स्कूल है, बच्चे हैं। स्कूल बच्चों के लिए होता है, शिक्षक के लिए नहीं होता। तो बच्चों के लिए अगर स्कूल है तो उनके बारे में सोचना सबसे बड़ा हमारी प्रायोरिटी है। स्कूल खोले जाते हैं, हम बच्चे आते हैं, इसलिए शिक्षक जो है स्कूल के लिए होता है। ऐसा कभी स्कूल खोला है कि किसी को एम्प्लॉयमेंट देना है, शिक्षक की भर्ती करना है इसलिए देना है, ऐसा कहीं नहीं। आता कोई भी हमारे जिले में कोई बच्चा अगर आता है, एक भी बच्चा आएगा और वो बोलेगा कि नहीं भाई मेरा स्कूल क्यों बंद किया आपने, उस दिन हम उसका स्कूल चालू करें। हम कहीं स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। ये भ्रामक है कि सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। इंटीरियर एरिया में हमारे जिले में 439 जीपीज है, उसमें से ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल में मैंने मोर देन 300 गांव विजिट किए, ग्राम पंचायत विजिट किए। जहाँ जहाँ रोड नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है, चाहे कुजी हो, चाहे वो गटन हो, चाहे वो अपना सीतालता हो, जहाँ जहाँ स्कूल गए हैं, बच्चे हैं 20, टीचर पढ़ा रहे हैं 4, बच्चे हैं 40, टीचर है 1। ठीक है, ऐसी स्थिति है। तो जहाँ बच्चे ज्यादा है, मैथ्स के हो, साइंस के हो, हमने भी देखा है कि जहाँ मैथ्स के, साइंस की ज्यादा टीचर की जरूरत है, तो वहाँ ज्यादा होंगे। बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो वहाँ और टीचर की व्यवस्था करेंगे। बट एज ऑन डेट हम लोग ये देखना है कि बच्चे कितने हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, ना कि स्कूल कितने हैं। माने प्राइमरी स्कूल एक कैंपस में 2 है, बच्चे 20-20 है, 4-4 टीचर है, एक ही कैंपस है, 500 फीट भी अंतर, 500 फीट क्या, 100 फीट भी अंतर नहीं, वहाँ 2 स्कूल करके करेंगे क्या? इसलिए हमारा ये मकसद है कि जहाँ बच्चे हैं वहाँ उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। साथ में ही जहाँ जरूरत है
बिकॉज टीचर जो है साइंस मैथ्स में आप जानते हैं, जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जहाँ 10वीं 12वीं का होता है, साइंस लेंगे, मैथ्स लेंगे और इंग्लिश लेंगे। हमारे बच्चे वही कमजोर हैं। अभी हम लोगों ने नीट का एग्जाम अपना सरगुजा 30 चलाया था, उसमें से हम लोगों के अच्छा रिजल्ट आया। स्टार्टिंग में हम सिर्फ 6 महीने किए, उसमें अच्छा रिजल्ट आया। हमारा एक ही टॉप 10 में हमारा एक ही बच्चे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको जब अच्छे टीचर पढ़ाने लेंगे तो उनको लगे हमारे पास पोटेंशियल है, तो जहाँ जरूरत है वहाँ देना चाहिए। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ सिर्फ किसी को नौकरी देना है, घर के पास में है, ऐसा नहीं। क्या हुआ था, शहर में बहुत सारे टीचर हुए थे, ग्रामीण क्षेत्र में टीचर नहीं है। तो फिर ये जो इम्बैलेंस है उसको हम लोगों ने ये किया। ये तो हमारे स्टेट लेवल का है। जिले में कैसे कैसे हुआ है विद नंबर्स, या हमें सीओ साहब बताएंगे। बताइए तो जिले का स्पेसिफिक आंकड़ा, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन ले लेंगे। थैंक यू सर। सभी पत्रकार बंधुओं, मीडिया कर्मियों, हमारे जिले में 3 और 4 जून को हमारे जिले में 3 और 4 जून को मल्टीपर्पज विद्यालय कैंपस में शिक्षकों को विद्यालय के चुनने का अवसर प्रदान किया गया और ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। उसकी वीडियोग्राफी की गई और हमने ये भी इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार का कोई इसमें गलत ना हो। उनको बारी बारी से बुलाया गया और जो भी उपलब्ध विद्यालय थे उनको दिखाया गया, उसमें से वे उनको जो उचित लगा उन विद्यालयों को उन्होंने चयन किया। 3 जून को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की काउंसलिंग की गई, जिसमें 302 हमारे टीचर्स जो अन्य विद्यालयों में अतिशेष थे उनको एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन विद्यालयों में हमने समायोजित किया 3 जून को। और 4 जून को पूर्व माध्यमिक शाला, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के कुल 146 शिक्षकों और व्याख्याताओं का हमने समायोजन किया। जिले के कई ऐसे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जहां पर भौतिकी, रसायन, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान के शिक्षक नहीं थे, वहां शिक्षकों के समायोजन से जिले में शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत होगी। इन स्कूलों में कुछ का उदाहरण जैसे हम देना चाहें तो कटिंदा, सहनपुर, सरबंजा, खड़गांव, फुलचूही, फतेहपुर, बटवाही और डांडकेसरा शामिल है। हमारे संभाग के सबसे बड़े स्कूल मल्टीपर्पज स्कूल जहां 1800 की दर्ज संख्या में विद्यार्थी हैं, वहां पर अब 7 व्याख्याता होंगे और इनको समायोजित किया गया जिससे कि यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था उत्तम होगी। जिले में कुल 224 प्राथमिक शाला, एकल शिक्षकीय थे और 14 शिक्षक विहीन विद्यालय थे जहां शिक्षकों के समायोजन से अब वहां भी शैक्षणिक व्यवस्था उत्तम रहेगी। हमने प्राय यह देखा है कि शहरी क्षेत्रों में टीचर स्टूडेंट रेशियो थोड़ा सा स्क्यूड रहता है, मतलब वहाँ कम टीचर्स पे ज़्यादा, कम स्टूडेंट्स पे ज़्यादा टीचर्स, लोग बात शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में छात्रों की संख्या ज़्यादा और टीचर्स कम रहते हैं। तो ये जो रैशनलाइजेशन, युक्तियुक्तकरण हुआ है, इससे ये जो अनुपात है वो काफ़ी सुधरेगा। शहरी क्षेत्रों से जो अननेसेसरी टीचर्स यहाँ डिप्लॉयड थे उनको हमने ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में भेजा है। बाकी जो ब्रॉड हमारे फिगर्स हैं वो सर ने बता ही दिए हैं। अगर कुछ और उदाहरण की बात करें तो हमारे जिले में 7 कुल शाला थे जिनका समायोजन किया गया है। 2055 स्कूलों में से 2048 स्कूल पूर्व की भांति संचालित रहेंगे। ये 7 स्कूल बंद नहीं हुए हैं। ये 7 स्कूल अब जो नियर बाई, जो आधे किलोमीटर से भी कम की दूरी में जहाँ पर दूसरा स्कूल था, जहाँ दर्ज संख्या काफी कम थी, वहां पर अब ये जाके विद्यार्थी अपना अध्ययन का कार्य करेंगे। वो आपको सूची दे देंगे। कुछ उदाहरण जैसे हम बताते हैं, हाई स्कूल अजीरवा में वाणिज्य व्याख्याता पदस्थ है, जबकि हाई स्कूल में वाणिज्य विषय, मतलब ये विषय विशेषज्ञ संचालित ही नहीं होता है हाई स्कूल में, वो हायर सेकेंडरी में आता है। तो इस तरीके से यहाँ से हमने फिर टीचर्स को जहाँ आवश्यकता थी वहाँ लिया। अगर लखनपुर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य के व्याख्याता पदस्थ थे, परंतु वहाँ वाणिज्य का एक भी छात्र सम्मिलित नहीं था, पढ़ नहीं रहा था, तो उन्हें भी आवश्यकता के विद्यालय में काउंसलिंग के माध्यम से भेजा गया। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुंड्रा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुमगर कला, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लापटरा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बकीरमा में अभी तक भौतिकी विषय के व्याख्याता पदस्थ नहीं थे। काउंसलिंग के माध्यम से वहां उन्हें भौतिकी विषय का व्याख्याता मिला है। एक ही परिसर में संचालित कुल 206 प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो एक ही कैंपस में संचालित होते थे, उनको हमने अब समायोजित किया है। इससे विद्यालयों का संचालन अब आसान होगा। और जैसा कि सर ने बताया है कि युक्ति उपकरण से क्या होता था कि बच्चों को 90% बच्चों को 3 बार प्रवेश लेना पड़ता था अलग अलग, अब उससे उनको मुक्ति मिलेगी, जिससे बच्चों के ड्रॉप आउट के दर में कमी आएगी और
जो हमारे उपलब्ध संसाधन हैं उनका बेहतर उपयोग हो पाएगा। हमारे जिले में कुल अतिशेष शिक्षकों की संख्या जो थी वो इस प्रकार थी। प्राथमिक विद्यालय में कुल हमने जो आइडेंटिफाई किया था 441 अतिशेष शिक्षक थे और कुल एकल शिक्षकीय विद्यालय 224 थे और कुल शिक्षक विहीन विद्यालय 14 थे। और हमने जो समायोजन किया है वो 302 शिक्षकों का समायोजन किया है। समायोजन के पश्चात अब 139 शिक्षक हमारे जिले में अतिशेष हैं, जिनका अब संभाग स्तर की काउंसलिंग के पश्चात उनको विद्यालयों का आवंटन होगा। इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 323 कुल अतिशेष शिक्षक हमने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से 36 ही समायोजित हो पाए हैं। 287 शिक्षक समायोजन से शेष रह गए हैं, जिनका अब संभाग स्तर की काउंसलिंग में इनको विद्यालय का आवंटन या अलॉटमेंट होगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में कुल अतिशेष व्याख्याताओं की संख्या 229 थी, जिसमें से कुल 110 व्याख्याता समायोजित हुए हैं और 119 व्याख्याता समायोजन से शेष रह गए। इस प्रकार अगर तीनों कैटेगरी को हम देखें मिलाकर तो हमारे जिले में 993 अतिशेष शिक्षक थे। हमने जो समायोजित किया अपने जिले में ही अलग अलग विद्यालयों में वो 448 को हमने समायोजित किया काउंसलिंग से, और अब जो अतिशेष हैं जो समायोजन से बचे हैं वो 545 हैं, जिसमें से प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक का संभाग स्तर की काउंसलिंग पे डिसाइड होगा और हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल जो व्याख्याता के पद है उनका राज्य स्तर की काउंसलिंग पे उनको स्कूलों का आवंटन होगा। तो ये हमारे जिले से संबंधित आंकड़े थे। इसके पश्चात यदि आप लोगों को कोई प्रश्न और ये डीओ साहब कुछ जानकारी आंकड़े का अभी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने बनाया हुआ है। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है आपका आगे सरकार से कि सबसे ज्यादा अतिशेष में कला संकाय जो बाकायदा परीक्षा पास करके नौकरी में आए और कुछ टीचर है 15 से 20 साल तक सर्विस कर चुके, उसके बाद उनको अतिशेष में डाला जा रहा है। तो इसके लिए सरकार क्या उचित कदम उठाएगी कि रिटायरमेंट तक अतिशेष रहेंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है और रिपोर्टिंग के लिए सामने आया, वो पूछ रहा हूँ सर मैं आपके माध्यम सरकार से। देखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जिला शिक्षा अधिकारी सरूजा। एक्चुअली में जो आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है ये देखिए प्राथमिक शाला में और प्राथमिक शाला में तो एक का जो है वार्षिक अभी 10 संख्या के साथ कर रहे हैं। जहाँ पर आप बात कर रहे हैं ये मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर चक्रीय क्रम से वहाँ पर निर्देशन को मिला हुआ है चक्रीय क्रम से, ताकि सभी विषयों के शिक्षक वहाँ पर उपलब्ध हो। कहीं पर ऐसा नहीं है। और जहाँ पर 1 और 3 का जो सेटअप है उसके अनुसार अगर श्रद्धा संख्या के अनुसार अगर बच्चे उतना ही है तो बच्चे अगर 105 के अंदर है तो वहाँ पर छोड़ देना है। लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई आता है शिक्षक तो हम उसको जो है वो क्यों ना सीनियर ही क्यों ना हो वो अतिशेष की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये स्थिति है। और बाकी जो है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में सीनियरिटी का ख्याल रखा गया। सर कला विषय के संबंध में स्पष्ट करें कि उसमें कब तक शिक्षकों को या कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा या परमानेंट एक जगह नौकरी करना पड़ेगी? ये बताइए कला के लिए क्या व्यवस्था सरकार की? जो देखिए हमारे पास कला के बहुत सारे शिक्षक हैं, तो जब बहुत सारे शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। पहले क्या था कि बच्चों की दर संख्या बहुत थी, उस हिसाब से सेटअप के हिसाब से शिक्षक वहां पर उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन ये 10 साल पहले की बात है और 10 साल बाद की स्थिति ये है कि बच्चों की दर संख्या हमारे यहाँ कम हो गई है। जब कम हो गई है तो वहां पर अतिशेष शिक्षक निकल के आ रहे हैं और ज्यादातर कला विषय के आ रहे हैं। हमारे में भौतिक के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जीव विज्ञान के, रसायन के ये सब शिक्षक बच नहीं रहे हैं। ये सब शिक्षक जो है समायोजित हो जा रहे हैं। लेकिन कला के जो है चूंकि ज्यादा संख्या है उनका, इसीलिए जो है उनका समायोजित नहीं हो पा रहा है। और जैसे जैसे अगर दर संख्या बढ़ती है तो वहां पर उनका समायोजन होगा। सर एक ये भी आरोप लग रहा है, लगातार लग रहा है कि जो 21 के बाद आप जो प्रोसेस पूरा कर रहे हैं तो जो कर्मचारी नेता है या फिर जो सरकारी कर्मचारियों की जो पत्नियां अधिकतर जो शिक्षिका हैं वो जहाँ पहले थे इस प्रक्रिया से पहले वो वहीं रह गए, उनमें कोई अमूलचूल कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और जबकि जो दूसरे टीचर हैं उनको यहाँ से वहाँ कर दिया गया, लेकिन अधिकतर जो टीचर्स हैं शहर के 20 किलोमीटर वो जहाँ के तहाँ वहीं रह गए हैं, जो प्रभावशाली नेताओं से जुड़े हैं, शिक्षक अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए। देखिए हमारे जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें ये भी कहा गया है कि जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और जो मान्यता प्राप्त है उनको जो है काउंसलिंग में प्राथमिकता देने का है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जिनका 2 साल
सेवानिवृत्ति बचा हुआ है उनको भी काउंसलिंग में प्राथमिकता दें। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आश्रम के अधीक्षक हैं और अधीक्षिका हैं जो आश्रम शाला में संचालित कर रहे हैं उनको भी इस काउंसलिंग की प्रक्रिया से छूट किया जाए। तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ दिया है। अब वो उनकी पत्नी जो है वो जो संघ के पत्नी है या कौन है ये तो हमने नहीं देखा है, लेकिन ऐसा हमारे पास कोई अगर नाम आता है, प्रकरण आता है तो हम उसको देखेंगे। लेकिन जो है हमको जो निर्देश मिला है कि जितने भी, क्योंकि सर हमारे जो छात्रावास है वहाँ भी हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं, तो सेक्रेटरी सर ने कहा है कि वह आश्रम को के अधीक्षक अधीक्षिकाओं को जो है आप टच नहीं करना, क्योंकि वहां पर जो है हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं, चाहे वो ट्राइबल में बच्चे हों चाहे शिक्षा विभाग के। कोई रिटर्न में आदेश है क्या सरकार का कि ऐसा करना है, उनको कुछ नहीं करना है? हाँ, सेक्रेटरी साहब का निर्देश है और डीजीआई साहब का निर्देश है। रिटर्न में है क्या सर आदेश? हाँ, रिटर्न रहते हैं अधिकतर, मतलब आपको 60-70% ऐसे स्कूल हैं जहाँ 3-4 टीचर थे पहले। अब मान लीजिए एक हेडमास्टर, एक शिक्षक अलग से प्राइमरी स्कूल में। हाँ, प्राइवेट पीएस में सर। तो अगर मान लीजिए, मैं देखा कि अधिकतर जो हेडमास्टर हैं हमेशा कभी संकुल का दौरा, कभी बीओ ऑफिस का दौरा करते रहते हैं, और ऐसे में एक शिक्षक तो क्या किस तरीके से रन करेगा, कैसे पढ़ाएगा? 5 क्लास सर भले एक साथ बैठा के पढ़ाएगा, क्वालिटी तो नहीं आने वाला सर। नहीं। यहाँ तक कमरे की बात है सर, जैसे कम कमरे, 2 कमरों में स्कूल, तो हम कमरों को बढ़ाए, शिक्षकों को बढ़ाए, कम कमरे हैं उसके चक्कर में शिक्षक कम कर दें, मतलब ऐसा नहीं। देखिए क्या है कि भौतिक संसाधन बढ़ाने से शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आती। जहाँ पर शिक्षक उपलब्ध नहीं थे वहाँ शिक्षक उपलब्ध कराया गया। जहाँ 20 ही बच्चे हैं तो वहाँ पर और एक्स्ट्रा कमरा देने की क्या आवश्यकता है? जहाँ से अगर बच्चे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है कमरे दिए जाएंगे। इस पर भी तो रिसर्च होना चाहिए सर कि बच्चे क्यों कम हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं, सब एजुकेशन का पार्ट है, बच्चे क्यों कम हो रहे हैं? नहीं सर, होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। मैं बच्चे कम आ रहे हैं वो मुद्दा जरा मुद्दा ये मेन है सर। मान लीजिए कुछ साल में आधी स्कूल में बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर उनको तो बंद ही करना पड़ेगा ना। स्कूल की संख्या 5-5 साल में कितनी बड़ी है? देखिए क्या है कि हर किलोमीटर पे 1 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो वहां पर हमारा एक प्राइमरी स्कूल हो जाता है। हर 3 किलोमीटर पे एक मिडिल स्कूल हो जाता है। हर 5 किलोमीटर पे हाई स्कूल हो जाता है। हर 7 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जो है स्कूल की संख्या, हमारे गवर्नमेंट स्कूल की संख्या बढ़ते जा रही है। तो बच्चों को देखा जाता है कि अगर बच्चों की संख्या वहां पे जो है ज्यादा 10-20 हो गई है तो वहां पर एक स्कूल दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक जगह है जहां पर बच्चे 8 ही हैं, लेकिन वहां पर स्कूल को बंद नहीं किया गया है। बच्चे 8 ही हैं लेकिन जो है बंद नहीं किया क्योंकि आसपास में और कोई स्कूल नहीं है, तो वहां पर खोल के रखा हुआ है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा के रखने से मतलब नहीं है, बच्चे के हिसाब से देखना है। अगर बच्चों की दर संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से वहां पर शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, और अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो फिर गुणवत्ता कहाँ से आएगा? और हमारे सभी शिक्षक अच्छे पढ़े लिखे हैं, डीएड बीएड किए हुए हैं। सर एक क्वेश्चन, शिक्षक पर्याप्त अपने पास भर्ती की आवश्यकता नहीं है सर? अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ, प्रचलित पूछाऊँ मैं, सरकार बोलती है हम शिक्षा भर्ती करेंगे, तो फिर कहाँ भेजिएगा सर? स्टेट के बाद जाएंगे शिक्षक, जब हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, अतिशेष में है, स्टॉक में है ना सर? इस संबंध में आपको सरकार भी बोलते हैं शिक्षक पर्याप्त है, भर्ती नहीं। देखिए हम लोग जो है निर्देश का पालन करने वाले लोग हैं और हम निर्देश के पालन करते हैं। हाँ, पूरा स्टेट की बात करें, हम जिले की बात करें। आज ले रहे सर, अगर राज्य स्तर पर भी जो शेष बचे हुए हैं अगर उनका समायोजन नहीं होता है तो उनका क्या होगा? राज्य शासन जिले की बात करें। और ये आप लोगों ने जो आगे बताया तो आगे हाईकोर्ट के स्टूडेंट की बात या इसके बाद की दावा करती है या किसी प्रकार की पक्ष नहीं की जाए। अब आप लोगों की आगे क्या है वो नहीं, हम आएगा ना, तो जब तक कोई आदेश नहीं आता तो ये जो क्या मैंने सच्चे में बताया कि जो कंसल्टिंग आप लोग कर रहे हैं दावा सर अपने यहाँ दावा पत्ती हम लोगों ने किया है। सर अपने यहाँ कुल अतिशय शिक्षकों की संख्या कुल कितनी है सर? 993 और कुल पद कितने हैं सर? कुल हमारे पास पद 448 है सर। जिला और दावा आपत्ति कुल कितने आए सर? दावा आपत्ति हमारे पास 117 आए थे
इसीलिए सर हाँ। बात सवाल यहीं पर हो रहा है कि जो अतिशय शिक्षक है उनका कहना है कि उनका जो है सर दावा आपत्ति नहीं लिया गया, ना तो उनको पावती दिया गया, उनको सुनवाई का या उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। मौका दिया गया, हम लोगों ने मौका दिया है, और मौका देने के बाद जो है हम लोगों ने उस पर निराकरण भी किया है, और जिनका जिनाई था उस पर हम लोग जो है निराकरण किए हैं, सुधार भी किए हैं।